शुरू से शुरू करें तो एक समय पर तिब्बत कल्चरली रिच और स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट नेशन था जो सदियों तक चाइना के साथ कोएग्जिस्ट करता था। रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से मशहूर ये देश न केवल अपनी अलग पहचान रखता था बल्कि कई हजारों साल पुराना था। इनिशियली ये 3 प्रोविंस में बटा था, पहला यूसांग, दूसरा अमदो और तीसरा खाम। लेकिन 7th सेंचुरी में इन तीनों प्रोविंस को मिलाकर एक यूनिफाइड तिब्बत की नींव डाली गई। इस पर राज करने वाली पहली डायनेस्टी यार्लुंग डायनेस्टी बनी जिसके पहले राजा नामरी सोंगसन थे। इनके ही राज में लहासा को तिब्बत की कैपिटल बनाया गया। लगभग 7th सेंचुरी से 9th सेंचुरी तक तिब्बत सेंट्रल एशिया में एक ऐसा शक्तिशाली किंगडम बनकर उभरा जिस पर सोंगसन ग्याम्पो, ट्रिसोंग डेक्सन और राय पकान जैसे महान राजाओं ने राज किया और अपने शासनकाल में तिब्बत की डोमिनेंसी को पूरे एशिया में स्टैब्लिश किया। खासकर ट्रिसोंग डेक्सन ने तिब्बत आर्मी को इतना मजबूत बनाया कि दुश्मन एम्पायर की सेनाएं भी तिब्बत के सामने फीकी थी। लेकिन परेशानी ये थी कि उस दौर में भी चाइना तिब्बत को पाने के सपने देखता था और काफी गहरा था। करीब 200 सालों तक चाइना और तिब्बत के बीच पावर का टकराव यूं ही जारी रहा और एक दूसरे पर कब्जा करने की पुरजोर कोशिश हुई। लेकिन ये सब कुछ तब थम गया जब तिब्बत की डोमिनेंसी और स्ट्रॉन्ग पोजीशन को देखकर चाइना ने खुद आगे से तिब्बत के साथ पीस ट्रीटी के लिए हाथ बढ़ाया। 821 BC में चाइना के टैंग एम्पायर और तिब्बत के तिब्बतन एम्पायर के बीच एक पीस ट्रीटी साइन की गई और इस ट्रीटी के आधार पर दोनों देशों ने फैसला किया कि वो एक दूसरे की टेरिटरी को हथियाने की कोशिश नहीं करेंगे। 7th से 9th सेंचुरी तक सोंगसन ग्याम्पो और ट्रिसोंग डेक्सन जैसे महान राजाओं के शासनकाल में तिब्बत ने जहां एक स्ट्रॉन्ग इंपीरियल रूल को देखा, वहीं इसी दौरान तिब्बत में बुद्धिज्म ने भी धीरे धीरे पनपना शुरू किया और आने वाले दशकों में बुद्धिज्म तिब्बत से इस तरह जुड़ गया कि ये उनकी आइडेंटिटी का एक अहम हिस्सा बन गया। इसकी शुरुआत सबसे पहले किंग सोंगसन ग्याम्पो से हुई जिन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने में सबसे अहम भूमिका निभाई। दरअसल महाराजा ग्याम्पो ने 2 बुद्धिस्ट लड़कियों से मैरिज की जो कि चाइना और नेपाल से थी। ये दोनों ही पत्नियां अपने साथ बुद्धिस्ट स्टैच्यूज, स्क्रिप्चर्स और बुद्धिस्ट सीक्रेट ऑब्जेक्ट्स को लेकर तिब्बत में आई और इन्हीं के इन्फ्लुएंस में आकर सोंगसन ग्याम्पो ने भी बुद्धिज्म की राह चुनी। इनके शासनकाल में ही बुद्धिस्ट रिलीजियस प्रैक्टिसेस को तिब्बती दरबार और समाज में इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन आम जनता पर बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस तब देखने को मिला जब 755 AD में केवल 13 साल की उम्र में किंग ट्रिसोंग डेक्सन ने तिब्बत की राजगद्दी को। वहीं चाइना में भी कई डायनेस्टीज आई और गई लेकिन चाइना का तिब्बत को पाने का ख्वाब कभी नहीं बदला। दोनों देशों के बीच टकराव चलता रहा। फिर 1645 में तिब्बत को नंगवांग लोब्सांग ग्यात्सो का साथ मिला जिन्होंने तिब्बत को हर तरह से आजाद कराया। ग्यात्सो तिब्बत के 5th लामा यानी रिलीजियस लीडर बनने के साथ वहाँ के टेम्पररी रूलर भी बने। इन्हें तिब्बत के इतिहास में द ग्रेट 5th कहकर भी बुलाया गया और इसके बाद कई दशकों तक तिब्बत एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह एग्जिस्ट करता रहा। लेकिन इनकी आजादी को मंगोल्स नाम का ग्रहण 1717 में फिर से लगा जिन्होंने तिब्बत को एक बार फिर अपने कब्जे में कर लिया। मगर केवल 3 साल बाद ही चाइना तिब्बत का सेवियर बनकर आगे आया और उसने तिब्बत से मंगोल्स को बाहर खदेड़ दिया। 1720 में चाइना में चिंग डायनेस्टी का रूल था जिससे तिब्बत की मदद करने की आड़ में वहां से मंगोल का सफाया तो किया लेकिन इस डायनेस्टी ने खुद तिब्बत के खाम और अमदो प्रोविंस पर अपना कब्जा जमा लिया। इन प्रोविंस का कंट्रोल हाथ में आते ही चिंग डायनेस्टी ने इन्हें चाइना का हिस्सा बना लिया और इन प्रोविंस का नाम बदलकर चिंगाई कर दिया। जबकि तिब्बत का बाकी बचा हिस्सा चिंग डायनेस्टी के लिए एक सबऑर्डिनेट स्टेट बनकर रह गया जिस पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने का चाइना ने कोई मौका नहीं छोड़ा। इस दौर में चाइना की चिंग डायनेस्टी का वर्चस्व इतना ज्यादा बढ़ गया था कि इस एम्पायर ने नेपाल, वियतनाम, कोरिया और मंगोलिया के भी कई रीजन्स पर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया था और दशकों तक वहां राज किया। लेकिन भारत इस डायनेस्टी के रूल से अछूता रहा क्योंकि वहां पहले ही ब्रिटिशर्स की एंट्री हो चुकी थी और भारत अब ब्रिटिश राज का हिस्सा था। इसी दौरान ब्रिटिशर्स की नजर खूबसूरत तिब्बत पर भी थी। रशियन एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर के बीच चल रहे ग्रेट गेम की वजह से तिब्बत पर कंट्रोल करना सेंट्रल एशिया में ब्रिटिशर्स के कंट्रोल और इन्फ्लुएंस को साबित कर सकता था। साथ ही ब्रिटिश इंडिया और रशियन एम्पायर के बीच तिब्बत एक बफर स्टेट था
जहाँ स्टेबिलिटी होना अंग्रेजों के लिए काफी जरूरी था। इसके अलावा तिब्बत के ट्रेड रूट्स भी ब्रिटेन के लिए मुनाफा कमाने का एक जरिया थे। इसलिए जब ब्रिटेन को डर सताने लगा कि ग्रेट पर अपना इन्फ्लुएंस कायम कर सकता है और इससे ब्रिटिश इंडिया पर भी खतरा आ जाएगा, तब 1900 से 1904 में ब्रिटेन ने यंग हस्बैंड के नेतृत्व में एक मिलिट्री एक्सपीडिशन को तिब्बत भेजा। इसका मकसद सेंट्रल एशिया में ब्रिटिश एम्पायर की सुप्रीमेसी बरकरार रखना और तिब्बत को रशिया के इन्फ्लुएंस से दूर रखना था। इसी के तहत अगस्त 1904 में ब्रिटिश एम्पायर ने तिब्बत की कैपिटल लहासा को कैप्चर कर लिया और जबरदस्ती तिब्बतियन रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ लहासा कन्वेंशन को साइन किया। इस ट्रीटी से ब्रिटिशर्स के तिब्बत के साथ ट्रेड और डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो एस्टैब्लिश हुए, लेकिन ब्रिटिश ने तिब्बत को केवल एक ऑटोनॉमस स्टेट माना, बट तिब्बत को चाइना से इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा नहीं मिला। फिर इसके 2 साल बाद ही ब्रिटेन ने तिब्बत को रशिया से दूर रखने के लिए चाइना के साथ एक सीनो ब्रिटिश ट्रीटी ऑफ 1906 साइन की, जिसमें ब्रिटेन ने वादा किया कि वह चाइना से एक कॉम्पेंसेशन अमाउंट लेगा और उसके बदले ब्रिटेन चाइना तिब्बत से जुड़े मामलों में दखल अंदाजी बंद कर देगा। इस ट्रीटी का असर ये हुआ कि ब्रिटेन ने अपनी जियोपॉलिटिक्स के चलते तिब्बत का कंट्रोल चाइना के हाथ सौंप दिया। इससे आने वाले सालों में तिब्बत चाइना के शिकंजे में फंसता चला गया और इस आजाद देश के आने वाले भविष्य का फैसला ब्रिटेन और चाइना ने अकेले ही कर लिया। 1912 में चाइना, ब्रिटेन और तिब्बत के रिश्तों में एक अहम मोड़ तब आया जब चाइना में जिनहाई रेवोल्यूशन के चलते चिंग डायनेस्टी का अंत हुआ और चाइना में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। इसी मौके का फायदा उठाकर तिब्बत ने भी लहासा से चाइनीज ट्रूप्स को खदेड़ दिया और इस वक्त के दलाई लामा ने तिब्बत को एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वी आर अ स्मॉल रिलीजियस एंड इंडिपेंडेंट नेशन। लेकिन तिब्बत की आजादी चाइना के साथ साथ ब्रिटिश राज को भी रास नहीं आई, मतलब उस पर रशियन डोमिनेंस का खतरा पैदा होना भी था। इसलिए ब्रिटिश का मकसद भी तिब्बत पर चाइना के इन्फ्लुएंस को बरकरार रखना था। इसी को ध्यान में रखते हुए साल 1914 में ब्रिटिशर्स ने चाइना और तिब्बत के बीच एक शिमला अग्रीमेंट को कराया, लेकिन तिब्बत इशू पर यह अग्रीमेंट कहीं ना कहीं फेल हो गया क्योंकि इस अग्रीमेंट को चाइना ने मानने से इनकार कर दिया। लेकिन ब्रिटिश और तिब्बत के बीच यह अग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें ब्रिटेन ने तिब्बत को एक ऑटोनॉमस सेल्फ गवर्निंग रीजन की तरह रिकॉग्नाइज तो किया, लेकिन ब्रिटेन ने तिब्बत को चाइना से पूरी तरह इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर नहीं किया। इसी का नतीजा ये हुआ कि आगे आने वाले 40 सालों तक तिब्बत एक ऑटोनॉमस रीजन बनकर स्वतंत्र रहा। इस दौरान चाइना तिब्बत पर अपना इन्फ्लुएंस जमाना चाहता रहा, लेकिन खुद के देश में चल रही राजनीतिक उठापटक, सिविल वॉर और तिब्बत में ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस के चलते चाइना तिब्बत से दूर ही रहा। साल 1949 में चाइना एक आजाद देश बनकर उभरा और इसी के साथ तिब्बत की शांति के दिन भी पूरे हो गए। दरअसल इस दौरान चाइना की राजनीति में कम्युनिज्म का उदय हुआ और माओ जेडोंग के नेतृत्व में देश में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन तेज हो गया। इसका नतीजा ये हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने चाइना में सरकार बनाई और माओ जेडोंग ने प्रेसिडेंट के तौर पर सत्ता को संभाला। माओ जेडोंग के पावर में आते ही सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि इन्होंने तिब्बत को लिबरेट करने और उसे अपने मदरलैंड से मिलाने का जिम्मा उठा लिया। माओ जेडोंग एक कट्टर कम्युनिस्ट थे जो तिब्बत को चाइना का हिस्सा मानते थे। साथ ही चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी भी ये मानती थी कि हर हाल में तिब्बत चाइना का अभिन्न हिस्सा है। इसीलिए उसे हथियाने के लिए माओ जेडोंग ने पीपल लिबरेशन आर्मी को ऑर्डर दिए कि वो तिब्बत में घुस जाए और तिब्बत सरकार को बातचीत के लिए प्रेरित करे। एक तरफ जहां 5 मिलियन चाइनीज ट्रूप्स सोवियत मिलिट्री इक्विपमेंट के साथ तिब्बत को ऑक्यूपाई करने के लिए फुल्ली प्रिपेयर थे, वहीं तिब्बत की सरकार और सेना के पास ना तो मॉडर्न वेपन्स थे और ना ही वह युद्ध के लिए तैयार थे। हालांकि तिब्बती सरकार ने बीते सालों में तिब्बतन आर्मी को मॉडर्नाइज करने के कई प्रयास किए थे, लेकिन उन्हें असफलता ही हाथ लगी थी। साथ ही वो 1930 और 1940s में विदेशी ताकतों से भी अच्छे रिलेशन समय में तिब्बत पर चाइना के इन्वेजन को रोक सकते थे। इसीलिए साल 1949 में तिब्बत सरकार ने तिब्बत को बचाने के आखिरी प्रयास किए और यूके और यूएस से डिप्लोमेटिक सपोर्ट पाने की कोशिश की और इसी के साथ उन्होंने माओ जेडोंग को भी साफ कर दिया कि वह चाइनीज ट्रूप्स की घुसपैठ से तिब्बत के बचाव के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
तिब्बत और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने की एक कोशिश ब्रिटेन और इंडिया की तरफ से भी हुई, जिन्होंने दोनों देशों के बीच नेगोशिएशन से डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की। इसी के तहत तिब्बतन रिप्रेजेंटेटिव और चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव न्यू दिल्ली में मिले। यहाँ चाइनीज एम्बेसडर जनरल युआन जोंगशियान ने तिब्बत के सामने 3 पॉइंट डिमांड रखी, जिसमें वो चाहते थे कि तिब्बत को चाइना का हिस्सा माना जाए, तिब्बत की रक्षा के लिए चाइना जिम्मेदार हो और चाइना तिब्बत के फॉरेन रिलेशंस और ट्रेड के लिए भी जिम्मेदार हो। चाइना के हमले से डरकर तिब्बतन रिप्रेजेंटेटिव चाहते थे कि वह चाइना की कुछ शर्तों को मानने के लिए तैयार है, लेकिन तिब्बत की ऑटोनॉमी बरकरार रहे। लेकिन लहासा में बैठी तिब्बती सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी, जिसका नतीजा ये निकला कि नेगोशिएशंस की सारी कोशिशें बेकार गई। डिप्लोमेटिकली कोई भी सॉल्यूशन ना निकलने पर चाइना छल या बल हो गया। 7 अक्टूबर 1950 को चाइना ने तिब्बत को इन्वेड कर दिया और छोटे से तिब्बत में हजारों की संख्या में अपनी आर्मी को भेज दिया। आर्मी को स्पेसिफिकली तिब्बत के ईस्टर्न पार्ट में एडवांस होने के लिए कहा गया। पीएलए ने 5 जगहों पर बॉर्डर क्रॉस करके तिब्बत को चारों ओर से घेर लिया और चंगदो शहर को कैप्चर करके तिब्बतन आर्मी को वीक कर दिया। दुनिया को शांति सिखाने वाले तिब्बत में चाइना ने अशांति और बदहाली का ऐसा तांडव मचाया कि हालत बद से बदतर हो गए। तिब्बत के हजारों सैनिक मारे गए। तिब्बती सरकार पर नेगोशिएशंस के लिए चाइनीज सरकार द्वारा भारी प्रेशर बनाया गया। इन्हीं खराब हालतों को ध्यान में रखते हुए केवल 15 साल की उम्र में ही 14th दलाई लामा को तिब्बत का हेड ऑफ द स्टेट बनाया गया, क्योंकि तिब्बत में स्पिरिचुअल गुरु को ही सबसे जरूरी लीडर्स के तौर पर देखा जाता था। लेकिन इससे तिब्बत के हालात में सुधार नहीं होता है, इसलिए मजबूरन तिब्बती रिप्रेजेंटेटिव को बीजिंग में चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव से नेगोशिएशंस के लिए हामी भरनी पड़ी। बीजिंग में तिब्बत के साथ नेगोशिएशन टॉक्स चाइना का एक केवल बहाना होता है, जिसके तहत वह तिब्बत को अपने शिकंजे में फंसाने में कामयाब हो जाता है। बीजिंग में तिब्बतन डेलीगेट्स के सामने पहले से ही तैयार किया गया 17 पॉइंट अग्रीमेंट को परोस दिया जाता है और तिब्बती रिप्रेजेंटेटिव पर इस अग्रीमेंट को मानने के लिए दबाव बनाया जाता है। इस अग्रीमेंट में तिब्बत पर चाइना के अधिकार को साफ कर दिया जाता है कि तिब्बत चाइना का हिस्सा है, लेकिन साथ ही साथ अग्रीमेंट में चाइना ये भी वादा करता है कि तिब्बत की ऑटोनॉमी बरकरार रहेगी। तिब्बत में सदियों से चले आ रहे बुद्धिज्म का सम्मान किया जाएगा और तिब्बत के एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम में चाइनीज गवर्नमेंट द्वारा कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। साथ ही 17 पॉइंट अग्रीमेंट में ये भी कहा गया था कि दलाई लामा के स्टेटस, पावर और पोजीशन से कोई छेड़खानी नहीं होगी। हालांकि तिब्बत को चाइना के पहले पॉइंट से साफ इनकार होता है, लेकिन चाइना के बाकी पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए इस अग्रीमेंट को तिब्बत मान लेता है। आम जनता और 16 साल के दलाई लामा भी तिब्बत के इंटरनल पॉलिटिकल मैटर में चाइना के इंटरफेरेंस की न होने वाली बात से इस अग्रीमेंट को मान लेते हैं। नेगोशिएशन की आड़ में चाइना तिब्बत से अपना फैसला मनवा जरूर लेता है, लेकिन आने वाले सालों में वह अपने प्रोमिसेस पर खरा उतरने में बुरी तरह फेल होता है और तिब्बत के लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाते हैं। रिलीजियस फ्रीडम और तिब्बत के कल्चर को बचाने का ढोंग चाइना के इरादों के तले ज्यादा सालों तक नहीं टिक पाता। एक एक करके चाइना खुद अपने अग्रीमेंट से मुकरने लगता है और चाइना न केवल तिब्बत के पॉलिटिकल सिस्टम में दखल अंदाजी करता है, बल्कि चाइना तिब्बत की मोनेस्ट्रीज और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को भी इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देता है। साल 1954 में दलाई लामा चाइना के दौरे पर जाते हैं। वहाँ के मॉडर्नाइजेशन, डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर से वह काफी प्रभावित होते हैं और उनकी ही तरह कई लामा को चाइना के दौरे पर बुलाकर उन्हें पूरी तरह अपने इन्फ्लुएंस में लेने की कोशिश करता है। लेकिन तिब्बत में चाइना डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन को इंट्रोड्यूस करने के बजाय उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट वन कल्चर और वन नेशन का ख्वाब होता है, जिसे माओ जेडोंग पूरा करने के लिए सभी पैंतरे अपनाते हैं। धीरे धीरे करके चाइना तिब्बत के ट्रेडिशन और कल्चर को खोखला करना शुरू कर देता है और तिब्बत से उसकी आजादी भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। साल 1956 में दलाई लामा भारत के दौरे पर आते हैं और यहाँ तिब्बत के गुरिल्ला फाइटर से मुलाकात के बाद उन्हें तिब्बत में चाइना की बढ़ती मजबूत पकड़ का एहसास होता है, जो आने वाले सालों में और भी तेज हो जाती है। चाइना अपने कल्चर को तिब्बत पर कई मायनों से इम्पोज करता है, जिससे लोगों में गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और विद्रोह की भावना बढ़ने लगती है। चाइना तिब्बत को लिबरेट करने के बजाय अपनी ताकत के तले उसे इंपीरियलाइज करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। तिब्बत
तिब्बत में आम लोगों को भी भारी सप्रेशन का शिकार होना पड़ता है। कई जगहों पर गांव तक को आग लगा दी जाती है। ढेर सारे वॉर क्राइम्स होते हैं। साल 1959 में तिब्बत में विद्रोह की एक ऐसी आग देखने को मिलती है जिससे पूरे तिब्बत में हंगामा मच जाता है। चाइना के खिलाफ तिब्बत की जनता प्रोटेस्ट पर उतर आती है। ल्हासा में तनाव हद से ज्यादा बढ़ जाता है। इसी बीच चाइनीज सरकार दलाई लामा को एक स्पेशल थिएटर परफॉर्मेंस के लिए चाइना में आमंत्रित करती है, लेकिन उनकी शर्त ये होती है कि दलाई लामा बिना सुरक्षा और बिना बॉडीगार्ड्स के आए। इस डिमांड का इमीडिएट इफेक्ट ये होता है कि तिब्बत की जनता ये मान लेती है कि चाइना दलाई लामा के खिलाफ साजिश रच रहा है और उनकी जिंदगी खतरे में है। इसी के खिलाफ तिब्बतन लोगों की तरफ से एक बड़ी अपराइजिंग देखने को मिलती है। अपने लामा को प्रोटेक्ट करने के लिए तिब्बती जनता सड़कों पर उतर आती है। बढ़ते तनाव के बीच जब चाइनीज गवर्नमेंट और दलाई लामा का कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है, तब चाइना की तरफ से भी काउंटर अटैक देखने को मिलता है। चाइनीज सरकार अपने सोल्जर्स को तिब्बत की कैपिटल ल्हासा में भेजकर उसे चारों ओर से घेर लेती है। ऐसे में अपने लामा को बचाने के लिए जनता दलाई लामा के पैलेस पोटाला पैलेस के बाहर खड़ी हो जाती है। 12 मार्च 1959 को दलाई लामा जब अपने ओराकल से इस स्थिति से निपटने का समाधान मांगते हैं, तो वह उन्हें तिब्बत से जाने के लिए कह देते हैं। ओराकल मेडिटेशन के दौरान पेन से पेपर पर आउटलाइंस बनाकर उन्हें तिब्बत से बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं। इसी बीच ल्हासा के जूल पार्क के पास दो बड़े भीषण धमाके सुनाई देते हैं। ऐसे में जब बचने की उम्मीद ना के बराबर हो जाती है, तब दलाई लामा अपनी माँ, बहन और कुछ टॉप ऑफिशियल्स के साथ भेष बदल कर पैलेस से भाग जाते हैं, खोज निकालते हैं। इस दौरान चाइनीज मिलिट्री तिब्बत को इन्वेड करके उस पर अपना कंट्रोल कर लेती है और इसी के साथ तिब्बत की सोवेनिटी का भी अंत हो जाता है। एक्सपेंशन को काउंटर किया जा सके, इसलिए अमेरिका की CIA तिब्बत के रिमोट एरियाज में तिब्बतन लोगों को गुरिल्ला वॉरफेयर की ट्रेनिंग दे रही थी और उन्हें चाइना के खिलाफ तैयार कर रही थी। दूसरी तरफ 2 हफ्तों तक चलने के बाद दलाई लामा आखिरी तिब्बतन विलेज पर पहुंचते हैं जो इंडियन बॉर्डर पर था। यहाँ से वो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी लिखते हैं और तिब्बत की स्थिति को समझाते हुए वो उनसे भारत में शरण लेने की मांग करते हैं। इस चिट्ठी के मिलते ही जवाहरलाल नेहरू आसाम राइफल्स के सोल्जर्स को भेजते हैं और इंडियन बॉर्डर पर पूरे सम्मान के साथ दलाई लामा का भारत में स्वागत करते हैं। 31 मार्च 1959 को दलाई लामा अपने ग्रुप के साथ भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते हैं और भारत के धर्मशाला में तिब्बत गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। दलाई लामा के तिब्बत छोड़ने के बाद ये आजाद देश चाइना की टेरिटरी का हिस्सा बन जाता है। 28 मार्च को तिब्बतन गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया जाता है और तिब्बत की आइडेंटिटी केवल इतिहास बन जाती है। चाइनीज फोर्सेस जबरदस्ती तिब्बत में अपने वन नेशन, वन कल्चर और वन रूल की थ्योरी तिब्बत पर थोपती चली जाती है। इसका नतीजा ये होता है कि तिब्बत के लोगों को बुरी तरह सप्रेस किया जाता है। इनके ट्रेडिशन, कल्चर की आइडेंटिटी को नुकसान पहुंचाया जाता है। चाइना के रूल से खफा होकर जिन तिब्बतन ग्रुप्स ने हथियार उठाए, उन्हें अमेरिका ने सपोर्ट दिखाते हुए गुरिल्ला वॉरफेयर में कई साल तक ट्रेनिंग दी। हालांकि तिब्बतन गुरिल्ला वॉरफेयर में ज्यादा बेहतर कुछ नहीं कर पाए, इसलिए कुछ साल बाद अमेरिका ने भी अपने हाथ ऊपर उठा लिए। इसके बाद चाइना तिब्बत के खिलाफ और भी अग्रेशन शो करने लगा। तिब्बत में 6000 से ज्यादा बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज एंड कल्चरल साइट्स को तबाह कर दिया जाता है। साल 1966 से 1976 के बीच हजारों लाखों तिब्बतियंस या तो चाइना के सप्रेशन से मारे जाते हैं या फिर भुखमरी से मर जाते हैं। जो तिब्बत चाइना की तरह डेवलप होने के सपने देख रहा था, वहाँ लोगों में गरीबी, भुखमरी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इतिहास में जिस तिब्बत ने कभी फेमाइन्स को नहीं झेला, वो चाइना के रूल में एक बड़े फेमाइन से गुजरता है, जिसमें 3 लाख से भी ज्यादा मासूम तिब्बती लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। चाइना तिब्बत के नेचुरल रिसोर्सेज को भी बुरी तरह एक्सप्लॉइट करता है और फॉरेस्ट को तबाह करके उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर देता है। तिब्बत के खिलाफ ब्रूटैलिटी में चाइना इस हद तक गिर जाता है कि आज तिब्बत चाइना के सबसे अंडर डेवलप्ड और हाई पॉवर्टी वाले रीजन्स में से एक है। कभी खूबसूरती और शांति का प्रतीक कहलाने वाला ये देश आज केवल दुख और बदहाली से गुजर रहा है। हालांकि चाइना के रूल के खिलाफ तिब्बत में आवाज कई बार उठी है, लेकिन तिब्बत का अब चाइना के चंगुल से निकलने का हसीन ख्वाब केवल एक ख्वाब ही रह गया है।